हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन देखा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखा था। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। जब मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तब कैथोड पर सोडियम, एनोड पर क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। बट एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तब कैथोड पर H2 गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस और मीडियम में NaOH फॉर्म हो जाता है। बिकॉज कैथोड पर जब H+ आयन और Na+ आयन दोनों मूव करते हैं तो इनके कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस में H+ आयन प्रेफरेबली रिड्यूस होते हैं क्योंकि इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम रहता है, ज्यादा रहता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ आयंस ज्यादा रहता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम आयन से। लेकिन एनोड पर जब क्लोराइड आयंस और OH- आयंस दोनों पहुंचते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH- आयंस ज्यादा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन से। इस हिसाब से OH- आयंस को ऑक्सीडाइज होकर O2 गैस रिलीज करना चाहिए, बट क्लोराइड आयंस को काइनेटिक सपोर्ट कर देता है और डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोराइड आयंस का कम रहता है। किसी इलेक्ट्रोड पर वो आयन पहले डिस्चार्ज होता है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहता है। कैथोड पर डिस्चार्ज पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम आंसर देते हैं। मतलब कैटायंस के लिए रिडक्शन पोटेंशियल से ही रिजल्ट सही आ जाते हैं, बट एनायंस के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बजाय डिस्चार्ज पोटेंशियल पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये रिएक्शन ओवर पोटेंशियल पे होती, जब इस इलेक्ट्रोड पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल हम रखते, तब फिर थर्मोडायनेमिक्स काम करता और ये रिएक्शन होती। तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस अगर एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं अगर एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मीडियम में कॉपर आयंस होते हैं, सल्फेट आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं, OH- आयंस होते हैं। तो कैथोड पर कॉपर आयन और H+ आयन दोनों पहुंचते हैं। कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी ज्यादा होता है। कॉपर आयंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होता है और ये काम हमने किया है। एक कॉपर आयन का एक कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड बनाते हैं, कॉपर का ही एनोड बनाते हैं। तो कॉपर का ही कैथोड है, कॉपर का ही एनोड है और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है। तो मीडियम में H+ आयन है, कॉपर 2+ आयन है। कैथोड पर पहुंचकर कॉपर डिपॉजिट होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एनोड पर मीडियम में सल्फेट आयन है, मीडियम में OH- आयन है।
तो सल्फेट आयन, OH माइनस आयन, ये दोनों कॉम्पीट करेंगे, मगर कॉपर इटसेल्फ जो इस रॉड का है वो भी कम्पीट करेगा टू गेट ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा होता है तो कॉपर ऑक्सीडाइज होने लगता है। तो समटाइम्स दिस इलेक्ट्रोड आल्सो टेक्स पार्ट इन दैट कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये कॉपर इधर डिसॉल्व होता जाएगा, मीडियम का कॉपर यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, मीडियम में सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। कॉपर, निकिल, इन सब में इसी प्रकार का होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट वन इज Faraday's laws of electrolysis. Faraday's first law, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करते हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा। Faraday's first law of electrolysis, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और इस इलेक्ट्रोड पर उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, या उतना ज्यादा मास ऑफ गैस इवॉल्व होगी। So the amount of substance deposited at any electrode is directly proportional to the amount of charge flown. If W is the amount of substance deposited at an electrode, it is directly proportional to the amount of charge flown through the solution. W is proportional to Q, or W equals to ZQ, where this Z is called electrochemical equivalent. Z उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम, अगर Q 1 कूलम रहता है तो W इक्वल्स टू Z है। तो ये Z क्या है, ग्राम पर कूलम यूनिट रखता है। तो ये Z क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। वन कूलम ऑफ चार्ज से जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो 1 कूलम चार्ज से Z ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, तो Q कूलम चार्ज से ZQ डिपॉजिट होगा। Faraday's second law of electrolysis, अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज हम फ्लो करते हैं, ये Q को हम I इंटू टी लिख सकते हैं, वेयर I इज द करंट इन एम्पियर एंड T इज द टाइम इन सेकेंड। अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में सेम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फ्लो की सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो किया जाता है, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करने के लिए इन दोनों सेल्स को सीरीज में लगा देते हैं, ताकि जितना करंट इस सॉल्यूशन से पास होता है उतना ही करंट इस सॉल्यूशन से भी पास हो। जितने टाइम के लिए करंट
इस सॉल्यूशन में से पास होता है उतने टाइम के लिए इसमें से भी पास होगा। तो यहाँ पर सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट हुआ है W1 ग्राम, वो प्रोपोर्शनल होगा इसके इक्विवेलेंट वेट के, और यहाँ जो सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट हुआ है उतने ही चार्ज से W2 ग्राम, वो प्रोपोर्शनल होगा इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के खुद के इक्विवेलेंट वेट के। The weight of substance deposited at the respective electrode will be proportional to their equivalent weights. When the same quantity of charge is flown from two or more than two electrolytic solutions, then the weight of substance deposited is proportional to their equivalent weights. मतलब हम लिख सकते हैं W1 upon W2 equals to E1 upon E2, और इस W1 को, तो ये फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। फेराडेज सेकंड और फर्स्ट लॉ को कंबाइन करते हैं तो W1 को लिख सकते थे हम Z1IT, W2 को लिख सकते थे Z2IT, चूंकि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है दोनों में तो IT दोनों के लिए सेम है। तो फेराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ को अगर कंबाइन करते हैं तो Z1 IT कैंसिल हो जाएगा, मतलब Z1 अपॉन Z2 विल बी इक्वल टू E1 अपॉन E2 होता, और E2 अपॉन Z2 विल बी इक्वल टू E1 अपॉन Z1 होता। मतलब द रेशो E बाय Z रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रोसीजर में E बाय Z का रेशो कांस्टेंट रहता है। दिस कांस्टेंट इज F Faraday's कांस्टेंट। तो वी कैन हैव द इक्वेशन E इक्वल्स टू FZ by combining first and second law of Faraday. We have the equation E equals to Fz, where F is Faraday, the charge of 1 mole electron. F 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट कम्स टू बी 96500 कूलम। तो एक फेराडे चार्ज 96500 कूलम होता है। तो ये Z क्या है, 1 कूलम चार्ज से डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस का वेट, और ये क्या है 96500 कूलम। तो ये टोटल क्या हो गया 96500 कूलम चार्ज से डिपॉजिट होने वाला किसी सब्सटेंस का वेट, और वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम चार्ज is its equivalent weight। यहां से हम किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन कर सकते हैं। किसी सब्सटेंस का उतना वेट जो 1 फेराडे चार्ज से डिपॉजिट होता है वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के जो क्वेश्चन आते हैं वो फेराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ के कंबाइन क्वेश्चन होते हैं। सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है तो 1 मोल सोडियम आयन विल रिक्वायर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सोडियम, एंड 1 मोल ऑफ सोडियम विल बी 23 ग्राम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से डिपॉजिट होता है 23 ग्राम सोडियम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 96500 कूलम, इतने चार्ज से डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस का वेट उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो इस रिएक्शन में सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23 ग्राम है।
लेकिन कैल्शियम जब कैथोड पर डिपॉजिट होता है तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम मीन्स 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट डिपॉजिटेड। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होता। तो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 20 ग्राम है। किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से डिपॉजिट होता है। एल्यूमिनियम का 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहता, जिसके कारण 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिपॉजिट होता 9 ग्राम एल्यूमिनियम। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता 1 मोल इलेक्ट्रॉन से। तो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 ग्राम है। फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन सिंपल मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको वेट वेट रिलेशनशिप देती है, वैसे ही अब हम इसको चार्ज वेट रिलेशनशिप के क्वेश्चन बना सकते हैं। चार्ज वेट रिलेशनशिप के क्वेश्चन एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस बाय द बैलेंस इक्वेशन। हमें पता है कि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन will deposit 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। बाय अप्लाइंग मोल कॉन्सेप्ट हमें पता है 1 मोल एल्यूमिनियम होगा 27 ग्राम का, और हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500 कूलम। मतलब 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज से डिपॉजिट होता है 27 ग्राम एल्यूमिनियम। तो 1 कूलम चार्ज से डिपॉजिट होता 27/3 इंटू 96500 ग्राम एल्यूमिनियम। तो सपोज आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराते समय x कूलम ऑफ चार्ज फ्लो किया है, तो x कूलम चार्ज से डिपॉजिट होता 27/3 इंटू 96500 इंटू x ग्राम एल्यूमिनियम। ये जो x कूलम चार्ज आपने फ्लो किया है, ये जो x कूलम चार्ज आपने फ्लो किया है, ये चार्ज आपने फ्लो किया होगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ करंट फ्लो करके कुछ टाइम के लिए। तो अगर I एम्पियर का करंट t सेकेंड्स के लिए फ्लो हुआ है, अगर I एम्पियर का करंट t सेकेंड्स के लिए फ्लो हुआ है, तो I इंटू टी विल बी द चार्ज इन कूलम। तो हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके, बट करंट एम्पियर में होना चाहिए, टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में करंट एफिशिएंसी दे रखी होती है। सपोज एक क्वेश्चन है कि ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 10 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोन at 25% efficiency for 30 minutes in a copper sulfate in a copper voltmeter. What weight of copper will be deposited at the electrode? कॉपर वोल्टामीटर में 10 एम्पियर का करंट 30 मिनट्स के लिए फ्लो किया गया है। कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? तो 25% करंट एफिशिएंसी है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज I इंटू टी होता है, लेकिन ये 10 एम्पियर को आप 25% कर लेंगे। 30 मिनट्स दैट इज 30 इंटू 60 सेकेंड्स। दिस इज द चार्ज इन कूलम। इतना कूलम चार्ज फ्लो हुआ है। 1 मोल ऑफ कॉपर विल रिक्वायर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट डिपॉजिटेड। 1 मोल कॉपर 64 ग्राम का होगा।
तो इतने कूलम चार्ज से इतना कॉपर डिपॉजिट होता, तो इतने कूलम चार्ज से कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वन इज कंडक्टिविटी सेल। अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और आप इसमें से करंट फ्लो करते हैं, तो करंट के फ्लो होने में ये कितना रेजिस्टेंस देता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। जितना ज्यादा इसमें वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा इसमें से करंट फ्लो होगा। V is proportional to I और V is equals to IR, where R is the resistance of solution। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी, उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू V अपॉन I, यूनिट वाइज ये होगा वोल्ट अपॉन एम्पियर और ओम। अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाने पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इस कंडक्टेंस। बजाय ये देखने की कि सॉल्यूशन में करंट के फ्लो होने में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, हम ये भी देख सकते हैं कि कितनी इजीली करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। तो इस यूनिट्स विल बी पर ओम और साइमन। 1 पर ओम इज इक्वल टू 1 साइमन। तो किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है उसका रेजिस्टेंस या उसका कंडक्टेंस, दोनों एक ही बात है। किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ and the resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक लिक्विड कंडक्टर अगर आपके पास में है तो लिक्विड्स का शेप डिफाइन नहीं रहता है, तो एक लिक्विड्स की कोई लेंथ या कोई एरिया नहीं होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स कैन बी कंसिडर्ड एज द लेंथ ऑफ द लिक्विड and the area of one electrode is considered as area of the liquid। तो इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और इलेक्ट्रोड्स के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A और R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। दिस रो is called specific resistance R A upon L। तो रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन या रेजिस्टिविटी कहलाता है। इफ A equals to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L is equals to 1 सेंटीमीटर, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट रहे और दोनों का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इनके बीच में जो लिक्विड होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड हुआ। इफ द टू इलेक्ट्रोड्स आर हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया and the distance between the two electrode is 1 centimeter,
the liquid enclosed between them will be 1 centimeter cube liquid. तो इसका रेजिस्टेंस, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, the unit of specific resistance is ohm सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर. The reciprocal of specific resistance is specific conductance or conductivity of the solution. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है, डिनोटेड बाय कप्पा. कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, जिसको 1 अपॉन आर एल अपॉन ए लिख सकते हैं. 1 अपॉन आर होता है कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए. यूनिट वाइज कप्पा हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर. If the electrodes are 1 centimeter apart, if the electrodes are 1 centimeter apart, each having the area of 1 centimeter square, the conductance of that solution is called its specific conductance. तो किसी सॉल्यूशन की ये कंडक्टेंस पावर रहती है. रेजिस्टेंस इस पूरे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, कंडक्टेंस उसके एक यूनिट क्यूब की प्रॉपर्टी है. रेजिस्टेंस इस पूरे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके यूनिट क्यूब की प्रॉपर्टी है. कंडक्टेंस इस पूरे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसके एक यूनिट क्यूब की प्रॉपर्टी है. द मेजरमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, अगर आपको एक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट बैलेंस कर लेते हैं. जब व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट बैलेंस हो जाता है तो आपको इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा. अगर तीन नॉन रेजिस्टेंस पी क्यू आर और एस आपके पास में, तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस से आर को निकाल सकते हैं. तो सॉल्यूशन का आपने रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, उसको रेसिप्रोकल किया, तो इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस आ जाएगा. यदि आपको उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस चाहिए, कंडक्टेंस तो आ गया है, ये एल अपॉन ए चाहिए. एक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस एल को स्केल से मेजर करने के बजाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है. किसी सेल के लिए ये रेशियो एल अपॉन ए कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज उस एपरेटस में इलेक्ट्रोड्स फिक्स रहते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स रहती है और इलेक्ट्रोड का एरिया फिक्स रहता है. तो ना तो एल चेंज होता है उस डिवाइस के लिए, ना ए चेंज होता है, तो एल अपॉन ए फिक्स रहता है. दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट कहलाता है. तो दिस सेल कांस्टेंट ए कैन बी मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस. तो इस सेल का पहले हम सेल कांस्टेंट निकाल लें. इस सेल में एक ऐसा सॉल्यूशन भर दें जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको पता है और उसका कंडक्टेंस पता कर लें. रेशियो सेल कांस्टेंट है, एक बार ये निकल गया तो ये उस डिवाइस की प्रॉपर्टी बन जाता है, उसको उस डिवाइस पे लिख देंगे. तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन के दो पार्ट रहते हैं. पहले पार्ट में क्या करते हैं, एक कंडक्टिविटी सेल में एक नॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला सॉल्यूशन भर के उसका कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस आपको दे देते हैं, जिससे आप उसका सेल कांस्टेंट निकाल सको. फिर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उस सेल कांस्टेंट को यूज करना होता है.
लेकिन ये जो कंडक्टिंग पावर इस सॉल्यूशन की आ रही है, ये इस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड टर्म नहीं है। टू रिलेट द कंडक्टिंग पावर ऑफ ए सॉल्यूशन विथ इट्स कॉन्सेंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर को उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करने के लिए टर्म दी जाती है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस lambda molar, it is the conducting power of all those ions which are furnished by dissolving 1 mole of an electrolyte in VML of solution। अगर आपने एक सॉल्यूशन का V लीटर ले रखा है, अगर आपने एक सॉल्यूशन का V मिलीलीटर ले रखा है, तो उस V मिलीलीटर में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस देता, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, जहां कप्पा इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वी इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, वी इस सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व रहता। वी इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है। इस फॉर्मूले में वी वो वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन में। सपोज ये 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है और 500 मिलीलीटर है। आपने 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर ले रखा है, जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपके पास में है, और आपको इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है। तो कप्पा इंटू 500 नहीं करेंगे, कप्पा तो यहाँ मल्टीप्लाई, वी जो है इस सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व रहता। तो यहाँ पर 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, मतलब 0.1 मोल NaCl प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 मोल NaCl प्रेजेंट होता 10,000 ml सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर आप 10,000 रखेंगे। मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है उससे मतलब नहीं है, सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है उसको आपको यूज करना पड़ेगा सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम निकालने में जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व रहता। तो इन दिस फॉर्मूला V is the volume of solution in milliliter containing 1 mole of electrolyte dissolved। इसके बजाय फॉर्मूला ये बेहतर रहता, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर इस क्वेश्चन में हम लैम्डा मोलर निकालने के लिए कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी करते तो यहाँ पर 10,000 आ जाता, ये V की जगह 10,000 आता। इस वॉल्यूम को यूज नहीं किया हमने, मोलारिटी को यूज किया है। तो मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला ये रहेगा, उससे बेहतर रहेगा ये। अब अगर आपने MKS यूनिट सिस्टम यूज किया है तो लैम्डा एम की यूनिट होगी कप्पा की यूनिट इन MKS यूनिट सिस्टम साइमन पर मीटर, और ये जो वॉल्यूम है ये है वॉल्यूम इन मीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड। मतलब इस वॉल्यूम की यूनिट रहेगी मीटर क्यूब पर मोल या सेंटीमीटर क्यूब पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड। तो साइमन पर मीटर इंटू मीटर क्यूब पर मोल
तो लैम्डा मोलर की यूनिट रहेगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन ये जो फार्मूला है जिसमें यह 1000 आया है, ये सीजीएस यूनिट सिस्टम का फार्मूला है। लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। इसमें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें इसको साइमन पर सेंटीमीटर में रखेंगे और ये मोलारिटी मोल्स पर लीटर वाली वैल्यू ही रखेंगे। इस फॉर्मूले में जो मोलारिटी आती है मोल्स पर लीटर वाली वैल्यू ही रखते हैं, इसको मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं करेंगे। ये 1000 उसका कन्वर्जन फैक्टर आ गया है। लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन मोलारिटी। दिस इज द फार्मूला फॉर MKS यूनिट सिस्टम। तो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ लेमडा एम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल and this will give the value unit of lambda m Simon मीटर स्क्वायर पर मोल। मगर इन दोनों फॉर्मूलेज में जो मोलारिटी है ये मोल्स पर लीटर वाली वैल्यू ही रखाई जाएगी। ये फॉर्मूला सीजीएस यूनिट सिस्टम का है, बट मोलारिटी आपको मोल्स पर लीटर वाली ही रखना है। ये फार्मूला एमकेएस यूनिट सिस्टम का है, बट मोलारिटी आपको मोल्स पर लीटर वाली वैल्यू ही रखना है। उसका कन्वर्जन फैक्टर ये है। इसी प्रकार से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, किसी सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फार्मूला ये रहेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इनटू वी, जहां ये वी क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और मीटर क्यूब कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व। बजाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इसमें डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में। तो लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी इन सीजीएस यूनिट सिस्टम where unit will be Simon centimeter square per equivalent, or lambda equivalent will be equals to kappa into 10 to the power -3 upon normality in MKS unit system Simon मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। लेकिन ये नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट्स पर लीटर वाली वैल्यू ही रखाएगी। जैसे ये मोल्स पर लीटर वाली मोलारिटी रखाई थी, ये इक्विवेलेंट्स पर लीटर वाली नॉर्मलिटी ही रखाएगी, क्योंकि उनके कन्वर्जन फैक्टर ये है। The effect of dilution on this conductance, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इन कंडक्टेंसेस का इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन दिस कंडक्टिंग पावर्स। अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं बाय एडिंग सॉल्वेंट जो कि वाटर ही रहता है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, बट इलेक्ट्रोलाइट की जो क्वांटिटी आपने घोल रखी है वो वही रहती है। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किए थे पहले, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके कारण सॉल्यूशन का कंडक्टिंग पावर बढ़ती है। एक सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर बढ़ती है बिकॉज अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन करने पर वो ज्यादा डिसोसिएट होता है। डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, नंबर ऑफ आयंस इन द मीडियम बढ़ जाते हैं। तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टिंग पावर क्यों बढ़ती है? 3 कारणों से बढ़ती है।
अपॉन डाइल्यूशन degree of dissociation of weak electrolyte increases. किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है। दूसरा, आयनिक इंटरेक्शन मिनिमाइज होने लगता है। आयंस एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। पहले ये आयंस एक दूसरे के पास थे, तो एक आयन इधर मूव कर रहा था, दूसरा आयन इधर मूव कर रहा था, दोनों आयन पास थे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रोकेंगे। लेकिन दोनों आयन दूर हो गए तो ये इजीली मूव कर सकते हैं मीडियम में, तो आयनिक इंटरेक्शन कम होते हैं डाइल्यूशन करने से। एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सॉल्वेंट मिलाने से सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कम होती है, आयंस इजीली मूव कर सकते हैं मीडियम में। इसके कारण किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, मगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। कंडक्टेंस इस पूरे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है जो बढ़ेगी, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। पहले एक यूनिट वॉल्यूम में 1000 आयंस थे, आपने 10 टाइम्स डाइल्यूशन कर दिया, 1 क्यूब के 10 क्यूब हो गए, तो अब वो 1000 आयंस 10 क्यूब्स में बढ़ गए, तो एक क्यूब में 100 आयंस ही बचे। या मान लो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होने से 1000 आयंस थे एक यूनिट क्यूब में, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो गया 10 टाइम्स डाइल्यूशन करने से डबल हो गया, 2000 आयंस हो गए। लेकिन वो 2000 आयंस अब 10 क्यूब्स में बटे तो पर क्यूब 200 आयंस ही रहेंगे। तो पहले पर क्यूब 1000 आयंस थे, अब पर क्यूब 200 आयंस ही हैं, तो इस क्यूब की कंडक्टिंग पावर कम हो जाएगी, बट एज अ होल इस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर बढ़ जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। मोलर कंडक्टेंस होता है कप्पा इंटू वी। कप्पा घट रहा होता है लेकिन वी बढ़ रहा होता है, और वी तेजी से बढ़ रहा होता है क्योंकि वी 3 डायमेंशन में बढ़ता है। इसी प्रकार से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। यहां भी वही है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू वी होगा। डाइल्यूशन करने से कप्पा घटता है लेकिन वी बढ़ता है। तो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से उसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ता है, उसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है। मगर उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते करते इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दें, then it is called molar conductance at infinite dilution. Molar conductance at infinite dilution for strong electrolyte. Molar conductance at infinite dilution for strong electrolyte, lambda m is equals to lambda m infinity minus b root over c होता है डे बाय ऑनसागर इक्वेशन। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें मोलर कंडक्टेंस को y एक्सिस पर और रूट ओवर c को x एक्सिस पर लेकर, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप माइनस बी के बराबर होगा और जिसकी y एक्सिस इंटरसेप्ट लैम्डा m इंफिनिटी की वैल्यू दे देगी। ये जो स्लोप है ये b की वैल्यू सेम क्लास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम आती है, जैसे NaCl, KNO3, LiBr, ये सब सेम क्लास के हैं। कैटायन और एनायन का रेशो 1:1, 1:1, 1:1 है। इन सब के लिए b की वैल्यू सेम होगी।
लेकिन CaCl2, MgBr2, PbNO3 होल ट्वाइस, ये 1:2 आयनिक रेशो वाले इलेक्ट्रोलाइट हैं। इनके लिए बी की वैल्यू इनसे अलग आएगी, मगर इन सबके लिए सेम आएगी। स्लोप बी की वैल्यू सेम क्लास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम रहती है, अलग क्लास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग अलग होती है। तो बाय Debye-Onsager इक्वेशन, lambda m infinity for strong electrolyte can be calculated। इस इक्वेशन से lambda m infinity for strong electrolyte कैलकुलेट किया सकता है, ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके √/c को 0 रख के। जब c 0 रहेगा मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहती है। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इस प्रकार से वेरी करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इस प्रकार से वेरी करता है, मतलब पहली बात तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से काफी कम रहता है, दूसरा डाइल्यूशन करने पर तेजी से बढ़ता है, और इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो एक्स्ट्रापोलेटेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस कर्व। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम क्यों रहता है? क्योंकि वो कम डिसोसिएट रहते हैं। फिर डाइल्यूशन करने पर तेज क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो डाइल्यूशन जब होता है तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ाने लगते हैं, जबकि इनके पास नंबर ऑफ आयंस पहले से ही बढ़े हुए रहते हैं और ये डिसोसिएट पहले से ही कंप्लीट रहते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी कहां से लाएं? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लैम्डा इंफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसको यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा एम इंफिनिटी लाए जा सकते हैं। कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्या कहता है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन रहता है, एट द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो ये ए बी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट था या वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका होगा। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक इलेक्ट्रोलाइट में इस बात का डिफरेंस खत्म हो जाएगा कि वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग की तरह काम करेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा, आयंस के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएंगी, तो एक आयन का दूसरे पे इन्फ्लुएंस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कम होते होते प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी के बराबर हो चुकी होगी। मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट के आयनिक मोबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जितने फैक्टर थे वो सब लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गए होंगे। तो फिर इस इलेक्ट्रोलाइट के इस आयन का कंडक्टिंग पावर इस आयन पे डिपेंड नहीं करेगी, और इसकी कंडक्टिंग पावर इस पे डिपेंड नहीं करेगी। ये इंडिपेंडेंट माइग्रेट करेगा, ये इस पे डिपेंड नहीं रहेगा। ये इंडिपेंडेंट माइग्रेट करेगा, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए सी, और ये दोनों ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हैं। तो ए की कंडक्टिंग पावर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन पे, मतलब हम बात कर रहे हैं लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ ए प्लस, ये वैल्यू यहां और यहां सेम रहेगी। यहां ए बी के साथ में था, यहां ए सी के साथ में था, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन है। तो
ए की कंडक्टिंग पावर इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि मीडियम में वो बी के साथ है या ए के साथ है। अब सपोज ये ए बी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि एसी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो अदरवाइज पूरा नहीं टूटता है। बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ए की कंडक्टिंग पावर फिक्स रहती है, वो बी पे या सी पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर आपके पास में एसिटिक एसिड से आने वाले एसीटेट आयन है या सोडियम एसीटेट से आने वाले एसीटेट आयन है, ये दोनों अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन पे प्रेजेंट है, तो एसीटेट आयन की कंडक्टिंग पावर दोनों केस में सेम रहेगी। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि ये एसीटेट आयन H प्लस आयन के साथ जुड़े हुए थे पहले या Na प्लस के साथ जुड़े हुए थे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, when the dissociation of an electrolyte is complete and all the factors influencing the ionic mobility becomes limiting, then every ion makes a definite contribution towards the total conductance of the solution. तो ये कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कहलाता है। अब जैसे आपको लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड पता करना है, बाय यूजिंग कोलरॉस लॉ आपको लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड पता करना है, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो डीवाई इक्वेशन से या ग्राफ के एक्सट्राप्लोटेशन से तो आ नहीं पाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस एसीटेट आयंस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस और H प्लस आयंस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा। अब आपके पास में तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको डिवाई इक्वेशन से या ग्राफिकल मेथड से पता है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और इसको हम सबट्रैक्ट कर दें, तो अगर मैंने लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ HCl माइनस लेमडा इंफिनिटी ऑफ NaCl कर दिया, तो बेसिकली क्या होगा, लेमडा इंफिनिटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ Na प्लस आयन प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ H प्लस आयन प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ Na प्लस आयन प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस आयन। अब ये वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि एसीटेट आयन Na प्लस के साथ था कि H प्लस के साथ था, और सोडियम की भी वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो एसीटेट आयन के साथ था कि क्लोराइड आयन के साथ था। तो ये टर्म सेम होगी, मगर यहाँ माइनस में है, और इसी प्रकार से ये टर्म सेम होगी, तो बची केवल ये दो। तो x प्लस वाई माइनस जेड विल बी द लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड। अगर सोडियम आयंस की कंडक्टिंग पावर इस बात पे डिपेंड करती कि वो एसीटेट आयन के साथ में है या क्लोराइड के साथ में है, तो ये टर्म इक्वल और मैग्नीट्यूड की नहीं रहती, तो आप इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। तो बाय यूजिंग कोलरॉस लॉ, बाय यूजिंग lambda m infinity of strong electrolytes, lambda m infinity of weak electrolytes can be measured. तो एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, lambda infinity for weak electrolytes can be measured. दूसरा,
degree of dissociation of a weak electrolyte can be measured. Alpha will be equals to lambda m upon lambda m infinity. ठीक है। तीसरा, लैम्डा एम इन्फिनिटी को यूज करके KSP फॉर sparingly soluble salts, sparingly soluble salts के KSP मेजर किए जा सकते हैं। सपोज आपके पास में प्योर वाटर में AgCl का एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब यह सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस अपने सेचुरेशन पर है। आपने इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता कर लिया। AgCl will give you Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन। इसके n मोल में से S मोल पर लीटर डिजॉल्व होते तो ये आएगा S मोल पर लीटर, ये आएगा S मोल पर लीटर। तो ये जो AgCl नीचे सॉलिड पड़ा है, इसको हम अगर निकाल भी तो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। मतलब द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन वो है S मोल पर लीटर। तो इस सॉल्यूशन का लैम्डा m कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ना जो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की वो क्वांटिटी जो डिजॉल्व हुई है, तो वो हो जाएगी S। ये S निकाल सकते हैं, कप्पा सॉल्यूशन का पता है मगर ये नहीं पता हमको इस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस। मगर हम ये मान लें कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये बेहद डाइल्यूट है, तो दिस लैम्डा m इज नियरली इक्वल्स टू लैम्डा m इंफिनिटी। तो लैम्डा m की जगह हम AgCl का लैम्डा m इंफिनिटी रख देंगे और ये लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ AgCl निकाल लेंगे लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ HCl प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ AgNO3 माइनस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ HNO3। इससे तो यहां से AgCl की प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी आ गई, देन KSP ऑफ AgCl इन प्योर वाटर विल बी S स्क्वायर। तो these are the applications of कोलरॉच लॉ। ये कोलरॉच लॉ के एप्लीकेशन है। सपोज आपके पास एक मीडियम है, इस मीडियम में सॉल्वेंट वाटर है और H प्लस आयन और Na प्लस आयन इस कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। Na प्लस आयन थोड़ी दूर ही जाते हैं, तब तक H प्लस आयन यहां पहुंच जाता है। मतलब एक्वस मीडियम में H प्लस आयन की माइग्रेशन स्पीड बहुत तेज होती है। इसी प्रकार से Cl माइनस आयन इधर चलना शुरू करता है, OH आयन यहां पहुंच जाता है। तो एक्वस मीडियम में H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस की माइग्रेशन स्पीड बेहद तेज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मीडियम वाटर है और H प्लस आयन और Na प्लस आयन यहां से चलना शुरू करते हैं, इधर कैथोड लगा रखा आपने, ये Na प्लस आयन थ्रू दिस मीडियम चलना शुरू करेगा
तब जबकि मीडियम वाटर सॉल्वेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थ्रू दिस मीडियम सोडियम को खुद चल के यहाँ जाना पड़ेगा, बट ये H+ खुद चल के यहाँ नहीं जाएगा, ये इस ऑक्सीजन से जुड़ के H3O+ बना देगा, ये बॉन्ड बन के ये टूट जाएगा, ये वाला H+, ये वाला H+, और फाइनली एक H+ यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। वहां एक H+ जुड़ा, इधर एक H+ निकल गया थ्रू दिस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन शोन बाय H+ आयन इन द वाटर इज कॉल्ड ग्रोथस टाइप ऑफ कंडक्शन। ये कंडक्शन ग्रोथस टाइप ऑफ कंडक्शन कहलाता है। तो जहां बाकी सारे आयन प्योरली चल के जाते हैं, H+ आयन ट्रांसफर होता है थ्रू द चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे ही OH आयन भी। अगर आपने एक बीकर में एक पोरस कंपार्टमेंट लिया, यहाँ HCl भर दिया एट कॉन्सेंट्रेशन C2, यहाँ HCl भर दिया एट कॉन्सेंट्रेशन C1, वेयर C2 इज ग्रेटर देन C1 है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया जिसमें हाइड्रोजन गैस फ्लो की जा रही है, और यहां भी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लिया, यहां भी हाइड्रोजन गैस फ्लो की जा रही है। ये एक हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन सेल बन जाएगी। यहां पर HCl है, तो यहाँ H+ और Cl- आयन दोनों है और हायर कॉन्सेंट्रेशन पर है। यहाँ पर H+ आयन और Cl- आयन है मगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। थ्रू दिस पोरस पार्टीशन ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स होंगे, इधर के H+ Cl उधर जाएंगे, उधर के H+ Cl इधर आएंगे, बट इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हम मान सकते हैं कि ये उधर जाएंगे। अच्छा, इधर H+ ज्यादा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, तो ये कैथोड का काम करेगा, और इधर H+ कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा, ये एनोड का काम करेगा। अब इधर H+ Cl- आयन ज्यादा है, इधर कम है, दोनों सॉल्यूशन जब मिक्स होंगे तो हम मान के चलते हैं कि कंपार्टमेंट 2 से कंपार्टमेंट 1 की तरफ नेट मिक्सिंग होगी, क्योंकि इधर H+ Cl- ज्यादा है तो सॉल्यूशन उधर जाके मिक्स होगा, उधर का सॉल्यूशन भी इधर आ रहा होगा, लेकिन हम नेट रिएक्शन को माने तो नेट प्रोसेस उधर हो रही होगी, तो इधर के H+ और Cl- आयन इधर जाकर इधर मिक्स होंगे। बट चूंकि H+ ग्रोथस टाइप ऑफ कंडक्शन देता है तो वो Cl- आयन के कंपैरिजन में बहुत तेजी से पहुंच जाएगा। तब तक जब तक Cl- आयन थोड़ी दूर ही जा गया होगा, H+ पहुंच चुका होगा। तो व्हाइल मिक्सिंग ऑफ दिस टू सॉल्यूशंस, H+ तेजी से इस कंपार्टमेंट में आएंगे, Cl पीछे रह जाएगा, तो इन दोनों सॉल्यूशंस की जंक्शन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इस सॉल्यूशन के H+ आयंस के उस सॉल्यूशन में जल्दी माइग्रेट कर जाने के कारण। और इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। हाँ जी, सो यहाँ के जो H+ आयंस ज्यादा तेजी से इधर जाएंगे तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन ऑफ दिस टू लिक्विड्स इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है और वो इधर से जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, तो इस सेल में जो करंट फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, इस सेल का EMF कम हो जाएगा। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल EMF को कम कर देता है। अगर यही सेल
हमने विथ सॉल्ट ब्रिज बनाई होती, मतलब हमने सेम यही सेल बनाई होती विथ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, जिसमें दोनों आयंस की माइग्रेशन स्पीड सेम रहती है, जैसे KNO3 या कोई और इलेक्ट्रोलाइट। तो वो इधर आके मिक्स होता है, उसी समय पे उसका कैटायन इधर आके मिक्स होता है और वो न्यूट्रलाइजेशन दोनों सॉल्यूशन में करता रहता है। तो यहां पर दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स नहीं करना होगा और इस सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट का आयन जिस मोमेंट पर इधर निकलेगा इधर भी निकलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, इस सेल का ईएमएफ ज्यादा रहेगा, जबकि ये है दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन सेल ऑफ हाइड्रोजन। इस सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा, दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसको कहेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल विथ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल without liquid junction potential minus EMF of the cell with liquid junction potential will be equal to liquid junction potential. ठीक है, so this is all about electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और आपके पास में 2 दिन है, बल्कि आज ही का दिन है, कल हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए सारे।